हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील मेल्डा, टीम केमिस्ट्री। आपको सबको विदित है कि थ्योरी पढ़ने से अपने पास कुछ नहीं होता, परंतु अगर उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम उस क्वेश्चन के बिहाफ पे अपने कंसेप्ट को सॉलिड करते हुए आगे हम कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए सीएलसी द्वारा हम जेईई मेंस के जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हम सभी अपने साथियों द्वारा सभी के द्वारा ये सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। इन सॉल्यूशन के आधार पे हम अपना बेसिक जो केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है उस बेसिक को हम सॉलिड करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैं डॉक्टर सुनील मेल्डा जो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है जिनका हम डिस्कस करेंगे। आज जीरो से स्टार्ट करेंगे, हर उनके पीछे क्या रीजन रहा, क्यों आया, उस जैसा अगर आपको क्वेश्चन वापस मिले तो आप उस क्वेश्चन पे क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, उसको देखते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने जेईई मेंस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कहता है कि 1 मोल ऑफ P4 रिएक्ट विथ 8 मोल ऑफ SOCl2। डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन क्या याद रखनी है आपको कि P4 प्लस SOCl2। अब SOCl2 के 8 मोल दे रहा है, ये डायरेक्ट खुद ही बोल रहा है, तो अपने पास कंपाउंड क्या बनेगा, PCl3 प्लस H2Cl2 प्लस SO2। ये हमारे पास बनता है। तो इसके 4 मोल बनते हैं, इसके अगर बात करना चाहे तो 2 मोल बनेंगे और इसके 4 मोल बनेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि 4A 8 मोल ऑफ SO2 टू गिव 4 मोल ऑफ A, यानी A ये दे रहा है, B 2 मोल ऑफ H2Cl2 और SO2 के X कितने हैं, 4 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है। डायरेक्ट रिएक्शन है, रिएक्शन का याद रखना है, पी ब्लॉक का ही रिएक्शन है एक तरह से, प्रैक्टिकल भी तो है प्लस पी ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर गिव डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट विथ फैलिंग रिएजेंट, कि एक शर्करा होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कौन सा टेस्ट नहीं देता है। पहली चीज तो बात करते हैं, आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिकल के अंदर अपने पास क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना होता है। तो पहचान करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिनॉल, अल्कोहल, ईथर, ये सारे चलते हैं। तो अपने पास जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं 2,4-DNP टेस्ट। उस डीएनपी टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि इसके अंदर कार्बोनिल है या नहीं है। फिर कार्बोनिल के अंदर हम पता करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से क्या होगा। तो एल्डिहाइड का टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। ये जो फैलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, फैलिंग A एंड B जो यूज करते हैं हमारे पास, इस फैलिंग सॉल्यूशन से जो फ्री एल्डिहाइड वाले कंपाउंड्स है जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ये टेस्ट दे देंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा सुक्रोज, तो सुक्रोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड नहीं होता। जबकि अगर मैं माल्टोज और माल्टोज की बात करता हूं तो इसके अंदर होता है 1,4 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड, यानी माल्टोज के अंदर होता है 1,4 ग्लाइकोसाइटिक और लैक्टोज के अंदर भी 1,4 ग्लाइकोसाइटिक होता है। और ग्लूकोज तो एक सिंगल यूनिट है, माल्टोज होता है 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, जबकि लैक्टोज क्या होता है हमारे पास, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसके देखें तो एक ग्लूकोज फ्री रहते हैं, इसके अंदर ग्लूकोज का कप यहां फ्री रहेंगे। तो ये तीनों क्या करते हैं अपने पास फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड ब्राउन टेस्ट, मतलब रेड ब्राउन पीपीटी देते हैं, जबकि सुक्रोज होता है वो नहीं देता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैसानिड एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द HNO3 बिफोर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन का जब टेस्ट करते हैं हम तो HNO3 क्यों मिलाया जाता है। तो देखो बेटा, पहले बात तो हम बात करते हैं LS की बात करूं मैं, लैसाने सॉल्यूशन की अगर बात करें तो लैसाने सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है। प्रैक्टिकली फॉर्म में हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम वाटर यूज कर लेंगे, प्लस एक इग्निशन ट्यूब होती है, अगर आपने देखी होगी लैब के अंदर बिल्कुल पतली सी इग्निशन ट्यूब होती है। उस इग्निशन ट्यूब में हम एक सोडियम पीस लेंगे, प्लस उसके अंदर जो भी हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे OC। आपको पता होगा लैसाने सॉल्यूशन बनाते क्यों है, लैसाने सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं अपने पास, लैसाने सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं
वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, प्लस कोवेलेंट होते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, उनके सोडियम सॉल्ट बनाकर हम उसको आयनिक नेचर में कन्वर्ट करते हैं। और आयनिक नेचर, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए हम उनका टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेसाने सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सोडियम पीस प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इग्निशन ट्यूब में बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, इसको इतना हीट करते हैं कि ये रेड ब्लड हो जाए। इसको हम लेते हैं, यहाँ पे वाटर यूज करते हैं, उसके अंदर ब्रेक करेंगे, फिर इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, एलएस बन जाएगा। इस एलएस से हम नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस का टेस्ट करते हैं। नाइट्रोजन का जो एलएस होता है वो होता है NaCN का, जबकि सल्फर का होता है Na2S का, हेलोजन का होता है NaX का। इस तरह हमारे पास सभी के टेस्ट दिए जाते हैं। तो NaCN, Na2S अलग अलग हम कहते हैं। फॉस्फोरस के लिए जो लेसानी टेस्ट यूज जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं हम उसके लिए। तो बेसिकली कर सकते हैं इसके लिए कि लेसानी टेस्ट किसके लिए यूज कर जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फॉस्फोरस के लिए यूज करते हैं। तो यहां क्या होता है, जब हेलोजन के लेसानी टेस्ट का परीक्षण करते हैं हेलोजन, तो हम क्या करते हैं, हेलोजन में जब हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या पता उसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर अगर उसमें है तो वो हेलोजन के टेस्ट देगा नहीं देगा। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, जो कि NaCN, अगर उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो NaCN होगा। ये NaCN HNO3 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास बनाता है HCN। अगर उसके अंदर Na2S है तो ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2S। तो ये क्या करेंगे, इनको रिमूव करने के लिए, जैसे HCN होगा ये रिमूव हो जाएगा HCN के फॉर्म में, और अगर सल्फर है तो H2S के फॉर्म में रिमूव होगा। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बचेगा, केवल हेलोजन बचेगा। तो अगर है तो ये रिमूव हो जाएंगे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेलोजन का टेस्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें तो हम पहले HNO3 क्यों मिलाते हैं, क्योंकि Na2S और NaCN को डिकम्पोज करने के लिए, यानी Na2 और NaCN को अपघटित करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। कुल मिला के अगर बात करना चाहूंगा तो अगर हेलोजन के साथ सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम क्या करते हैं, उसमें HNO3 मिला के उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। बाकी अदर बात करें तो AgCN HNO3 विलय होता है, इसका कोई सेंस नहीं है। यहाँ सिल्वर हैलाइड HNO3 में अविलय होता है, नहीं, सिल्वर हैलाइड विलय नहीं होते, तो वैसे ही गलत है। AgS HNO3 के साथ विलय होता है, AgNO3 का सोल्यूशन बनता है, तो वो भी यहाँ पे कोई इसका सेंस नहीं है। तो सेकंड आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी लो टू स्टेटमेंट दे रखा है। ये कह रहा है कि फर्स्ट क्या स्टेटमेंट है, वैसे लेसाने इसका देखें तो क्या कहता है, गैस लिबरेट वार्मिंग विद द डाइल्यूट एस्टोसपोर्ट 10 pieces of paper dipped in lead acetate into black, it is confirmative test of sulfide। देखो यहाँ पे confirmative टेस्ट किसका है, सल्फाइड का है, यानी S2- का है। ये ध्यान रखना बेटा, एक होता है सल्फाइड और एक होता है सल्फाइट, दो वर्ड होते हैं बेटा, याद ध्यान रखना। अगर मैं लिखना चाहूं सल्फाइड, हिंदी वाले देख ध्यान दें कि सल्फाइड में देखो पीछे डे होता है, तो सल्फर में भी डे होता है, इस तरह S होता है तो S2- होता है, तो ध्यान रखना सल्फाइड ये होता है। ये कह रहा है कि लेड एसीटेट के साथ, आपको पता कोई भी सॉल्ट, इसके मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लेके देता हूं, कि अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट है, वो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे एसिडिफाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अगर उसके अंदर कोई एसिटेट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इसके देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, लेड एसीटेट के बिगर फिल्टर, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है तो लेड एसीटेट हमारे पास क्या होता है, PbCH3COO का होल ट्वाइस है। अगर मैं उसके अंदर H2S पास करता हूं तो PbS का ब्लैक PPT आएगा। PbS अगर मैं ब्लैक यानी चमकीला काला पत्थर बन जाता है। ये ध्यान रखना, इसको कोरिलेट करता हूं सेकंड ग्रुप जो बेसिक रेडिकल है अपने पास, उस सेकंड ग्रुप के अंदर देखा होगा। तो हम जब थर्ड ग्रुप में जाते हैं तो थर्ड ग्रुप में जाने से पहले हम क्या करते हैं, सेकंड ग्रुप को जो एसिडिक H2S गैस विद एसिडिक मीडियम होता है, तो उस H2S गैस को रिमूव करने के लिए हम उस पर लेड एसीटेट का बिगा फिल्टर पत्थर ले जाते हैं, याद है तो। यानी उस जैसे ही वो फिल्टर पेपर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जाएगा, अगर वो शाइनी ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब भी H2S है, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कंप्लीट रिमूव, H2S कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम ए सॉल्यूशन। वहां से ये पीपीटी, तो वहां भी इसको कोरिलेट करते हैं बेटा। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट अपना क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है,
कलर ऑफ द पेपर टर्न ब्लैक बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइट। ध्यान रखना भैया, लेड सल्फाइट होता है, लेड सल्फाइट है ना कि सल्फाइड। यहां पे एक छोटी सी एंटीना, छोटी सी एक इसमें डाल दिया, वो देख के आने वाले सब क्या कर देंगे, दोनों करेक्ट है, नहीं है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना, सल्फाइट नहीं होता, सल्फाइड होता है, तो लेड एसीटेट की वजह से होता है, वैसे पीबीएस के कारण ब्लैक पीपीटी करता है। नेक्स्ट अपने येलो कंपाउंड इज लेड क्रोमेट गेट डिसॉल्व इन ट्रीटमेंट विद द हॉट NaOH। डायरेक्ट रिएक्शन है, लेड क्रोमेट क्या होता है बेटा, PbCrO4। जब ये NaOH के साथ हीट करते हैं हम इसको, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है PbOH का होल 4 2- प्लस सोडियम क्रोमेट, जिसका येलो पीपीटी आता है। अगर देखें तो जो ये कंपाउंड बनता है, देखो ये डाइएनाइनिक है, प्लस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट होगा नहीं कि 6 तो होगा नहीं, और टेट्राएनाइनिक नहीं होता, तो इसका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन याद करनी है बेटा आपको। क्वेश्चन कहता है कि द रिएजेंट विच गिव द ब्रिलियंट रेड प्रेसिपिटेट विथ निकल डीएम। निकल DMG टेस्ट है बेटा। निकल अगर DMG के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता होगा, सिंपल अगर देखना चाहें तो Na एक अपने पास कॉम्प्लेक्स होता है कि निकल प्लस DMg-1 इज इक्वल टू NiDMg का होल ट्वाइस। एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसके अंदर अपने पास, जो लगभग अपने पास रेड, जिसको कहते हैं निकल DMG कहते हैं इसको। अगर देखना चाहें तो अपने पास निकल, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, निकल DMG शॉर्ट फॉर्म में, DMG के साथ रिएक्शन के रेड कलर का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अगर आपने लैब में देखा होगा बेटा, तो लैब के अंदर इतना अच्छा इसका रेड कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, द पासिंग ऑफ गैस X थ्रू द नेस्लर रिएजेंट इन ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन द गैस X क्या होगा। तो देखो पहले बेटा, नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, वो होता है K2HgI4, ये नेस्लर रिएजेंट होता है। ये जब किसी अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, और अमोनिया किसके फॉर्म में रहता है भैया, NH4OH के फॉर्म में। NH4 में जो अमोनियम इसके साथ रिएक्शन करता है, होते तो अमोनिया गैस है, बट जैसे इसके साथ नेस्लर रिएजेंट के अंदर इसको मिक्स करते हैं तो वो NH4OH के फॉर्म में रिएक्ट करता है, और हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं मर्क्यूरिक सेकंड Hg अमीनो आयोडाइड, जिसका कलर होता है ब्राउन कलर, ब्राउन पीपीटी देता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास होगा। ध्यान रखना, अमोनिया होता है और इसको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ही क्या कहलाता है, NH4OH, यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कर रहा है, एप्रियंस ऑफ द ब्लड रेड कलर ट्रीटमेंट ऑफ द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फेरेसिल। आपको पता होगा फ्यूजन एक्सट्रेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaCN अगर नाइट्रोजन है, और अगर वो इसके अंदर सल्फर है तो NaS, और अगर उसके अंदर हैलोजन है तो NaX के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहता है। तो यहां क्या है, NaS ये क्या बनाते हैं, ये कह रहा है कि ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है, यानी नाइट्रोजन और, वैसे लेसन टेस्ट यूजी किसके लिए करते हैं, याद है तो आपको, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस के कहते हैं नाइट्रोजन और सल्फर है। नेक्स्ट है द लेसाने टेस्ट यूज फॉर द डिटरमाइन। ये तो अभी हमने बात की थी, किसके लिए था, केवल नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन चारों के लिए यूज कर सकते हैं हम बेटा। सेकंड ऑप्शन हो गया हमारे पास, डायरेक्ट अभी बात की थी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हेन MnO2 एंड H2SO4 ऐड ए सॉल्ट A द ग्रेनिश येलो लिबरेट ए सॉल्ट। यानी ये बेसिकली टेस्ट किसका है, ध्यान हो तो एसिडिक रेडिकल में क्लोराइड का टेस्ट होता है। क्लोराइड का टेस्ट करने पर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर Cl- है, वो MnO2 विद एसिडिक मीडियम H+, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास येलोइश ग्रीन कलर का इसके अंदर एक कंपाउंड बनता है। अगर मैं बात करना चाहूं तो Cl क्लोराइड, यानी जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, तो MnO2 के साथ ये क्या करता है, गैस लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो Cl किसका है, ये NH4Cl का है।
यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप थर्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारे पास, जो कि एक वीक क्या होता है प्लस OH आयन होता है। इसके अंदर ये कह रहा है कि क्योंकि थर्ड ग्रुप है अपने पास, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है बेटा, थर्ड ग्रुप का रिएजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम क्लोराइड। इसकी वजह से अब क्या होगा, ये कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पहले अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन आयन है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कोई ऐसा कंपाउंड कॉमन आयन सॉल्ट या कोई एसिड बेस जो भी है वो हम अगर मिक्स करते हैं तो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी रिएक्शन किधर चली जाती है, फॉरवर्ड। ली सातले प्रिंसिपल जो होता है उसमें यूज करते हैं। तो यहां क्या होगा कि जैसे मैं अमोनियम क्लोराइड के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनको पहले मिक्स करता हूं तो कॉमन आयन की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, उनका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए तो डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, करेक्ट सही है ये। सेकंड था प्रिवेंट द डिफ्रोबाथ फॉस्फेट आयन, कोई इसका कोई रोल नहीं है। NH4 आयनों की सांद्रता बढ़ाने के लिए कोई यूज नहीं करते, क्योंकि अपन को क्या करता है के प्रेसिपिटेशन करना है तो आपको पता हो KIP ग्रेटर देन KSP होना चाहिए, तो प्रेसिपिटेशन होगा हमारे पास। यानी सॉल्युबिलिटी अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन कम होगा। तो हमको इस आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन आयन लगाते हैं, और कॉमन आयन की वजह से OH आयन की सांद्रता को घटाने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट किस में देता है, ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड में देता है। तो अगर देखूं तो इन तीनों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन होता है NH2, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि लेसाने और नाइट्रोजन टेस्ट करने के लिए हमको सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन चाहिए, ये होता है लेसाने। तो कार्बन और नाइट्रोजन होता है उसके अंदर, इसमें यूज नहीं करते। ग्लाइसिन, फेनिल हाइड्रोजन और यूरिया, फेनिल के अंदर कार्बन होता है, यूरिया के अंदर NH2CuNH2 होता है कार्बन, इन तीनों में कार्बन नहीं होता, जबकि हाइड्रोजन में NH2NH2 में कार्बन और नाइट्रोजन एब्सेंस रहता है, इसलिए ये क्या होता है, टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टेस्ट विद निनहाइड्रीन। अब बेटा देखो निनहाइड्रीन क्या होता है, यानी पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है। निनहाइड्रीन बेसिकली होता क्या है, पहले तो निनहाइड्रीन ये अपने पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, ये निनहाइड्रीन होता है। ये बेसिकली NH3 प्राइमरी अमीनो एसिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो एसिड के लिए यूज करते हैं। जैसे ही निनहाइड्रीन रहते हैं तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, डीप ब्लू कलर शो करता है। तो ये एक टेस्ट होता है निनहाइड्रीन टेस्ट, जो बेसिकली यूज क्या करते हैं, जिसको अमीनो प्राइमरी सेकेंडरी अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो ये कहता है कि किसमें होता है, तो जो एग एल्ब्यूमिन होता है उसके अंदर क्या होता है, अमीनो ग्रुप जो अमीनो एसिड होता है उसका टेस्ट करने के लिए आपको यूज किया जाता है। स्टार्च और इसके अंदर अमीनो ग्रुप का ऐसा वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, स्टार्च एंड सेलुलोज के अंदर NH3 NH2 कोई ऐसा होता नहीं है, इसलिए उसके अंदर यूज नहीं करते। एग एल्ब्यूमिन के अंदर फ्री अमोनिया यानी अमीनो एसिड होते हैं, तो उनका टेस्ट करने के लिए निनहाइड्रीन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द बिलो टू स्टेटमेंट दे रखा है, नीचे दे दो कथन दे रखे हैं। ये क्या कहता है, द पासिंग ऑफ HCl थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन BaCl2 एट रूम टेम्परेचर व्हाइल द टर्बिडिटी अपीयर। आपको पता है BaCl2 में HCl जैसे मिलाएंगे तो कॉमन आयनिक इफेक्ट की वजह से KIP होता है, उस कॉमन आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो KIP जो होता है अपने पास वो ज्यादा होता है KSP से, यानी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की वजह से क्या होगा, इसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा। ये कहता है व्हेन द HCl गैस पास थ्रू ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेट ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर
करेक्ट। देख लीजिए कौन से स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी सेकंड ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट है while the precipitation of the Mohr salt dilute H2SO4 at the mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate। अगर हम फेरस सल्फेट और अमोनियम, जो मोर सॉल्ट क्या होता है, पहले तो ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट को ही मोर सॉल्ट कहते हैं। ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट होता है FAS, जो टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं। कहा जाता है इसको प्रिपेयर करने से पहले हमको इसके अंदर H2SO4 मिलाना पड़ता है। वो क्या करता है कि जो फेरस सल्फेट का हाइड्रोलाइसिस ना हो, या कह सकता है जो फेरस होता है वो फेरिक में ना चेंज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, H2SO4 यूज किया जाता है। यानी Fe2+ क्या होता है, ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में, इसलिए इसको वापस क्या करते हैं, Fe2+ में ही रहने के लिए इसको हम इसमें लाते हैं। कुल मिला के अगर बात करना चाहूंगा तो प्रिवेंट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरस सल्फेट, सेकंड ऑप्शन यूज किया जाता है फेरस सल्फेट का हाइड्रोलाइसिस को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के अंदर क्या देखिए, अपने पास बेसिक रेडिकल से लिया गया है। बेसिक रेडिकल के अंदर अपने पास टोटल अगर देखें तो एक 0 ग्रुप है प्लस 6 ग्रुप अलग है। 0 ग्रुप में केवल एक अपने पास अमोनियम आयन होता है, जबकि फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं उसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। सेकंड ग्रुप का होता है H2S गैस विथ एसिडिक मीडियम। ग्रुप रिएजेंट ऑफ थर्ड ग्रुप इज बेस NH4Cl एंड NH4OH। फोर्थ ग्रुप का होता है बेसिक मीडियम प्लस H2S गैस। फिफ्थ ग्रुप का होता है सोडियम कार्बोनेट और फिफ्थ ग्रुप का होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये ग्रुप रिएजेंट के साथ अगर हम मिक्स करें तो हमारे पास NH4Cl NH, ये क्या है, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है। और थर्ड ग्रुप में अपने पास क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, तो पहले का हो गया Al3+। सेकेंड ग्रुप होता है Na2CO3 सोडियम का, ये फिफ्थ ग्रुप होता है। और फिफ्थ ग्रुप में आपके पास होता है स्ट्रोंशियम, यानी बेरियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, ये तीन होते हैं इसके अंदर। ये होता है बेसिक मीडियम H2S गैस विथ बेसिक मीडियम, यानी अपने पास फोर्थ ग्रुप। और फोर्थ के अंदर आपको पता है जिंक होता है, मैग्नीज होता है, ये सारे फोर्थ ग्रुप में आते हैं। डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है, तो इसके अंदर आता है लेड। अगर मैं इसकी बात करता हूं कॉमन करें तो हमारे पास थर्ड फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फोर्थ ऑप्शन मैच द कॉलम, यानी याद रखने का है ग्रुप रिएजेंट का। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डिडक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रिवेंट इन सॉल्ट स्टूडेंट गेट द पेल येलो प्रेसिपिटेशन। बेटा देखो ये बेसिकली अपने पास हेलोजन टेस्ट के लिए जाता है। जो हमारे पास लेसाने सॉल्यूशन होता है, उस लेसाने सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या मिक्स करते हैं हम, लेसाने एक्सट्रेट जो यूज करते हैं NaX जो बनता है हमारे पास। लेसाने टेस्ट में क्या होता है, लेसाने टेस्ट में बेसिकली NaX ही तो होता है। वो NaX को हम क्या करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। वो AgNO3 के साथ रिएक्शन हमारे पास बनता है AgCl। अगर Br प्रेजेंट है तो बनता है AgBr, और हमारे पास अगर ये बनता है तो AgI बनता है। तो अगर इसके देखें तो AgCl जो होता है ये कहता है मुश्किल से विलय होता है और हल्का पीला। अगर इसकी बात करें ये व्हाइट PPT होता है, ये हल्का होता है, यहाँ पे डार्क फॉर्म में लेते हैं तो हल्का पीला ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं। यानी Br- का ये सीधा सीधा सोडियम एक्सट्रेट से जो लेसाने टेस्ट है उसके अंदर इसको यूज करते हैं। ध्यान में तो उसके अंदर हम क्या मिक्स करते हैं कि जो भी कंपाउंड हमको मिलता है लेसाने सॉल्यूशन वो NaX होता है। उस NaX में हम क्या मिला रहे हैं, AgNO3। AgNO3 से क्या बनेगा, AgX बनेगा। अगर Cl है तो AgCl बनेगा, AgBr और AgI। इनके अलग अलग कलर होते हैं, तो जो लाइट येलो कलर होता है वो होता है AgBr का। और वो AgBr इसका हमको कंफर्मेटिव टेस्ट कहां से पता चलता है, क्योंकि जो NH4OH होता है ये क्या होता है, मुश्किल के साथ कह सकते हैं कि मुश्किल से इसके साथ विलय होता है। ओके, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, वही मैच द कॉलम है। आपको डायरेक्ट मैच द कॉलम याद रखने हैं बेटा। तो क्या याद रखने हैं इसके अंदर कि बोरेक्स टेस्ट, बोरेक्स बीस टेस्ट के लिए आपको पता होगा बोरेक्स यूज करते हैं, वो होता है Na-B4O7। यानी फर्स्ट की अगर मैं बात करना चाहूं तो थर्ड आता है। चारकोल केविटी जो टेस्ट होता है वो हमारे पास क्या यूज करते हैं हम इसके अंदर, चारकोल केविटी के अंदर अपने पास यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको बर्न करते हैं, तो चारकोल केविटी बनती है फोर्थ में।
कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट होता है, उसके अंदर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से कोबाल्ट ऑक्साइड के कुछ बीड्स बनते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं फर्स्ट का। और फ्लेम टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, मेटल के क्लोराइड्स जितने भी है उनको हम क्या बर्न करके अलग अलग कलर की फ्लेम बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होता है। डायरेक्ट याद रखने का है तो रख सकते हैं। नेक्स्ट सूची का मिलान कीजिए, यही है नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट है मैच द कॉलम विथ लिस्ट फर्स्ट। ये भी इसके अंदर आपको पता है, कलर की बात करें हम, इसके अंदर ये अपने पास फेरिफेरोसाइनेट होता है जो कि पर्शियन ब्लू कलर का होता है, यानी एक होता है टर्निश ब्लू होता है, टर्न ब्लू ब्लू होता है, बाहर 3+ एक दो कंपाउंड होते हैं, बाहर का 3+ अंदर 2+ या बाहर 2+ अंदर 3+। तो अगर इसके अंदर 3+ बाहर है अंदर 2+ है तो पर्शियन ब्लू कलर काउंट होगा अपने पास, और पर्शियन ब्लू कलर का थर्ड हो गया। सेकंड क्या होता है, ये नाइट्रोजन और सल्फर का कंबाइंड टेस्ट होता है जिसके अंदर इसको यूज करते हैं, अपने पास वायलेट कलर का होता है। ये भी अपने पास सल्फर और नाइट्रोजन के कंबाइंड फेरिसाइनाइड जो होता है, थायोसाइनाइड होता है, ये हमारे पास ब्लड रेड होता है। और ये अमोनियम यानी फोस्फेट फास्फोरस के टेस्ट के अंदर इसको यूज करते हैं जो कि होता है येलो कलर का फर्स्ट, यानी कलरफुल है, कलर याद करने होते हैं कहां कहां यूज करते हैं टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द प्राइमरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। केमिनोफोर का जो टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस होता है उसके अंदर हम स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट गलत दे रहा है। क्या कराएं, इट शुड बी प्योर एंड अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल जो भी इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्डाइज करने प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमको क्या होता है उनको ड्राई रखना चाहिए, करेक्ट है। इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन एयर, यानी कुछ जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट होता है वो फेरिक में चेंज हो जाता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करेक्ट सही। इट शुड बी हाइड्रोस्कोपिक एंड शुड रिएक्ट विद द अनदर केमिकल स्टोकियोमेट्रिक इन स्टैंडर्डाइज एंड स्टोकियोमेट्रिकली। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट इसका नहीं, स्टोकियोमेट्रिक प्रकार की अभिक्रिया नहीं, ये नहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। इट शुड बी रिएक्ट सॉल्युबल इन ए वाटर, इससे जल में आसानी के साथ विलय होना चाहिए। वाटर सॉल्युबल कोई ऐसा कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जितने भी कंपाउंड है ये सारे आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉल्युबल होते हैं, तो ये गलत हो गया हमारे पास। केमिनोफोर एंड NaOH के प्राथमिक मानक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, हाँ NaOH को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज करते हैं हम, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। फिर आता है कि ऑन द रिएक्शन लेड सल्फाइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच इज द फॉलोइंग नॉट फॉर्म, निर्माण नहीं होता है। अभिक्रिया लेड सल्फाइड को तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में निम्न प्रकार किसका निर्माण नहीं होता है। तो अगर मैं बात करना चाहें तो किस किस का निर्माण नहीं होता, तो चेक कर लेते हैं। लेड सल्फाइड होता है हमारे पास PbS, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है Pb2+ प्लस NO3- प्लस सल्फर प्लस हमारे पास बनता है NO, ये हमारे पास कंपाउंड 2NO बनता है, NO बनता है। तो देखो अपने पास क्या क्या नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर बन रहा है और लेड नाइट्रेट बन रहा है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनता। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है जो याद रखनी है बेटा। नेक्स्ट अपने मैच द कॉलम, इसमें कहता है कि ए ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर होता है वो रेडिश ऑरेंज होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए यूज करते हैं वो रेड कलर का होता है। और फेरिक क्लोराइड जो टेस्ट होता है वो हमारे पास ब्लू कलर का होता है। और 2,4-DNP जो टेस्ट होता है वो येलो ऑरेंज यूज करते हैं, याद करो कार्बोनिल टेस्ट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है। तो इसके अंदर ये हिंदी में है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास मैच द कॉलम, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैच लेता है इसको। तो मैच देखिए तो हम क्या कहते हैं, बेयर टेस्ट की बात करें, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, थैलिन डाई टेस्ट है और सिफ रिएजेंट है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ सिफ रिएजेंट, आपको पता ही है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर यूज करते ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो फर्स्ट वाला हमारे पास बेयर टेस्ट होता है वो अनसेचुरेशन के काम में ले गया, तो थर्ड और फोर्थ में होगा। सेकंड होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए काम में लेते हैं, इसमें यूज करते हैं। थैलिन जो रंजक परीक्षण होता है, थैलिन डाई टेस्ट होता है, वो अपने पास फिनोल के लिए यूज करते हैं, फिनोल ये रहा। और सिफ रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का
प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है, अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें हम मिलाते हैं Na2O, ठीक है। इस Na2 मिलाने पर हमारे पास बनता है, अगर फास्फोरस प्रेजेंट है तो हमारे पास आता है सोडियम फॉस्फेट। उस सोडियम फॉस्फेट में जैसे हम HNO3 मिक्स करते हैं तो हमारे पास होता है फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड में हम अमोनियम मोलिब्डेनम मिलाते हैं। अमोनियम मोलिब्डेनम में हमारे पास क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस MO4 बनता है। इससे हमारे पास बनता है NH4 का होल थ्राइस PO4.12 MOO3। यानी हमारे पास जो बनता है वो अमोनियम थर्ड, इसके अलावा जो फॉस्फोरस है PO4 लगभग ऑक्सीजन इसमें, यहाँ बेटा यहाँ 3 कर लेना, 3 आएगा अपने पास, 4 थर्ड ऑप्शन होगा, तो थर्ड प्रिंटिंग मिक्सचर में थर्ड आ जाएगा अपने पास, तो ये अपने पास ऑप्शन ये रहेगा। अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेनेट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे पास ये सेक्शन फर्स्ट के कंप्लीट होते हैं। हम बात कर रहे हैं सेकंड सेक्शन में। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास इंटीजर रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो देखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85% ऑफ कार्बन। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 85%, मान लीजिए कार्बन है वो अपने पास 85.8% है, तो जो हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 12.2%। तो अपने पास इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाई 12 और 14/2/1। अगर मैं दोनों को सोल्व करता हूं तो 7.15 आएगा, ये 14.2 आएगा, लगभग ये 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा। यानी हमारे पास इंपेरिकल जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। ये इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसने मोलर मास हमको 84 दे रखा है, तो 84 इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल इंपेरिकल मास कितना हो जाएगा 14, तो 14 इंटू x इज इक्वल टू 84, यानी मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं n की वैल्यू से, तो जो ये x की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगा 6 के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम CH2 की पावर x, तो क्या हो जाएगा C6H12 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 है। तो वही बात है, इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, वैसे करना है। नेक्स्ट है, इन द एस्टिमेशन ऑफ 0.47 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ए द बेरियम सल्फेट। यानी अपने पास ये बेसिकली सल्फर एस्टिमेशन के अंदर यूज करते हैं इसको, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर यूज किया जाता है हमारे पास। तो सल्फर का कैसे है, सपोज करो हम कहेंगे मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट, क्योंकि सल्फर का जो एस्टिमेशन किया जाता है, ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट में किया जाता है, और बेरियम सल्फेट का जो मोलर मास होता है वो 233 होता है। तो मैं कहूं कि 233 ग्राम अगर बेरियम सल्फेट है तो उसमें सल्फर कितना होगा बेटा, 32 ग्राम होगा। और ये कह रहा है कि 1.4439 ग्राम है, उसके अंदर बेटा कितना होगा, तो 32/233 इंटू 1.4439 ग्राम हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, सल्फर प्रेजेंट हो गया। अब आपको होता है परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या है, मास ऑफ सल्फर, यानी 32/223 इंटू 1.4 अपॉन टोटल मास कितना है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल जो मास है वो 4.471 है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.98% आएगा, जो अप्रॉक्स 42 के इक्वल है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 42। तो एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के अंदर यूज करते हैं। यहां से अदर क्वेश्चन बने तो ध्यान रखना कि जो सल्फर का एस्टिमेशन होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो किससे करते हैं बेटा, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में, जो केरियस मेथड के अंदर यूज किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% ऑफ कार्बन वाज बर्न कंप्लीटली 4.4 ग्राम CO2 प्रोड्यूस। तो देखो, अगर मैं बात करना हूं मोलर मास की बात करें, कहेगा मोलर
मास ऑफ कंपाउंड, सपोज करो मोलर मास ऑफ कंपाउंड x मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, द 60% ऑफ मास ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा, वो होगा अपने पास 0.01 इंटू एक्स इंटू 60% है तो उसका 60% कितना होगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कैसे रख देते हैं, तो मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे बेटा, मोल ऑफ कार्बन कितने होंगे अपने पास 0.01 अपॉन 12 है इंटू एक्स इंटू 60 अपॉन 100। तो यही कार्बन के जितने मोल होंगे उतने तो CO2 के मिलेंगे हमको मोल। तो कार्बन के मोल हमारे पास है 0.01 इंटू एक्स अपॉन 12 इंटू 60 अपॉन 100, और CO2 के मोल कितने हैं 44.4 अपॉन 44 निकालेंगे, क्योंकि कितना क्या था 4.4 ग्राम CO2 है। आपको पता है कंबशन के अंदर जितना हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 के मोल बनेंगे। तो इसको इक्वल कर लो और यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आएगा लगभग 200 ग्राम पर मोल। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 200। ओके, कहने का मतलब कार्बन के मोल और CO2 के मोल क्या होंगे, आपको पता होगा कि CXHY जो होता है वो XCO2 देता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर मैं यूज करूं कि CXHY है, वो अगर बर्न होता है तो हमेशा XCO2 देगा, मतलब जितने यहां कार्बन है उतने ही CO2 होंगे। उसके भी आप पे हमने दोनों को इक्वल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कंप्लीटली कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.079 ऑफ CO2, परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको पता है कार्बन का एस्टिमेशन जो हम लिविंग मेथड के अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर लिविंग मेथड यूज किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, तो देखिए, तो वेट ऑफ जो कार्बन है वो कितना होगा 12 अपॉन 44 इंटू अपने पास कितना है 0.792 CO2 हो रहा है। आपको होता है अगर सपोज करो 44 ग्राम CO2 होता तो कार्बन कितना होता 12 ग्राम, तो हमारे पास CO2 कितना है 0.792 ग्राम। उसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो हमारे पास आता है 0.216 आता है। अब ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड कितना होगा बेटा, तो मास ऑफ क्या होगा 0. मास ऑफ कार्बन 0.6 अपॉन टोटल कितना है 0.92 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 43.90 आएगा। वो अप्रोक्स किसके होगा 44 के। तो ये अपने पास यानी जो लिविंग मेथड यूज करते हैं, ध्यान में वहाँ कार्बन का एस्टिमेशन करते हैं किसके फॉर्म में CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किसके फॉर्म में करते हैं बेटा H2O के फॉर्म में। तो हम वहां इसे यूज करते हैं। अगर सपोज करो जैसे हाइड्रोजन का निकालना था तो कैसे करते हैं हम कि भैया अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम होता, अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम होती तो H2O कितना मिलता हमको 18 ग्राम। 1 ग्राम होता तो हम क्या करते थे 2 अपॉन 18 ग्राम होता तो 2 ग्राम मिलता, 1 ग्राम होता तो 2/18 और जितने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उससे मल्टीप्लाई करके वैसे निकाला कि अगर हम कहेंगे 44 ग्राम अगर CO2 रिलीज होती तो 12 ग्राम कार्बन होता, तो 1 ग्राम के लिए 12/14 तो कितनी CO2 निकल रही है हमारे पास 0.792। उसके अकॉर्डिंग आपके पास का मास निकाल लिया किसका इसका कार्बन का, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। नेक्स्ट है अपने पास मोलर मास ऑफ द सॉल्ट NaBr, NaNO3, Ki एंड CF2 विच डज नॉट इवॉल्व कलरलेस वेपर ऑन द हीटिंग विद द कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करके कलरलेस फ्लेम देगा। तो आप देखिए तो NaBr की अगर मैं बात करता हूं तो NaBr अगर सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्शन करता है तो Br2 की कलर फॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर NaNO3 अगर रिएक्शन यहां पे कर रहा है तो अपने पास NO2 के फॉर्म में देगा, ध्यान रखना, जो भी कलर ब्राउन कलर की होती है। और Ki जो होता है वो H2SO के साथ के I2 जो बैंगनी कलर की होती है। और अगर CaF2 है जो इसके साथ रिएक्शन नहीं करता और नहीं करता है तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये कलर गैस देगा। ये सारे तीनों के तीनों कलर फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में देंगे बेटा Br2, NO2 और I2 में, जबकि ये इसके साथ कलरफुल गैस वेपर नहीं देता है। तो CaF2 की बात करते हैं
तो CF2 का मोलर मास कितना होता है, इसका 40 होता है, उसका F का 19 प्लस 19 अगर टोटल ऐड करोगे तो 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटीजर में 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द जेल्डोल मेथड 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज अमोनिया इन न्यूट्रलाइज ऑफ 2m। इसी के साथ हमारे पास सारे लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किए थे, दिए गए थे, इन क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आई होप आपको यहाँ इससे नॉलेज मिलेगा और हमारे CLC द्वारा जो दिए गए क्वेश्चन से आपको आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर बहुत हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चनों की जो सौगात है हमने जो दी है आपको PYQ के क्वेश्चन, क्योंकि जो ये क्वेश्चन आते हैं वो जब लास्ट 10 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं हम उनको एक समराइज करके आपको एक साथ दे रहे हैं, जो एक ये काम जो एक CLC कर सकती है और जो CLC ने किया है आपके लिए, तो उसको आपको देखते हुए हम ये चाहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि इन क्वेश्चनों से आपको जो भी एग्जाम आप दोगे उस क्वेश्चन में उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। और उसी के साथ मैं टीम केमिस्ट्री से डॉक्टर सुनील मेल्डा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।